वेलकम टू द पीडब्ल्यू क्लैट पीजी चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। गाइज, ये हमारी केस लॉज की सीरीज का नेक्स्ट केस है। आज के केस के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे जजमेंट आया था। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस। आइए शुरुआत करते हैं। गाइज, इसकी साइटेशन आप देख सकते हैं, केस डिटेल और बेंच का कॉम्पोजिशन क्या था। बेंच के अंदर चीफ जस्टिस थे A.N. रे, जस्टिस HR खन्ना, जस्टिस के मैथ्यू, जस्टिस M.H. बेग और जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये पहला केस था गाइस जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको स्ट्राइक डाउन किया गया था बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को यूज करके, विच वॉज एस्टैब्लिश इन द केशवानंदा भारती केस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है गाइस। आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। 1971 के इलेक्शंस की बात करी जाए तो इंदिरा गांधी जो है लोकसभा के इलेक्शंस को जीतती हैं रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और राज नारायण को क्या करती हैं? डिफीट कर देती हैं। ये संयुक्त सोशल पार्टी SSP के थे। अब इससे रिलेटेड राज नारायण ने एक इलेक्शन पिटिशन फाइल कर दिया, सेक्शन 80 रेड विथ सेक्शन 100 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये पिटिशन फाइल किया गया और उन्होंने यहाँ पे एलेज किया कि भाई बहुत सारे करप्ट प्रैक्टिस हुए थे अंडर द सेक्शन 123 क्लॉज 7 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो प्रोहिबिशन इंपोज करता है। अब देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को एक जजमेंट डिलीवर करा। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा थे और उन्होंने मिसेस गांधी को करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए गिल्टी ठहराया और यहाँ पे उन्होंने कुछ चीजों को हाईलाइट भी किया गया कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो थे, स्पेसिफिकली वो ऑफिसर्स जो ड्यूटी पे थे, यूटिलाइज किया गया उनको, जैसे यशपाल, फॉर इलेक्शन वर्क बिफोर हिज रेजिग्नेशन वाज एक्सेप्टेड। रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने से पहले ये जो है रिजाइन करने वाले थे, रेजिग्नेशन से पहले उनसे खूब इलेक्शन का काम करवा लिया। यूपी स्टेट गवर्नमेंट को मिसयूज या यूटिलाइज करना, रोस्ट्रम्स को बिल्ड करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी रैलीज के लिए अरेंज करने के लिए, भाई सामान इकट्ठा किया जाए। अब सवाल ये है कि मैम इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट था वो कैसे इंपैक्ट कर रहा है इनके इलेक्शन। गाइज, आउटकम इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्डिक्ट का ये हुआ कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया और उनको 6 साल तक की बैन लगाया गया उनको कि आप इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती। ये इफेक्ट था 12 जून के जजमेंट का। अब क्या हुआ? अब शांति तो नहीं हो सकती थी, भाई प्राइम मिनिस्टर थी, इलेक्टेड थी। अब यहाँ पे क्या हुआ गाइस, सुप्रीम कोर्ट की उस समय 24 जून की वेकेशन बेंच थी 1975 में। जस्टिस VR कृष्णा अय्यर थे, उन्होंने इस पूरे मामले पे स्टे लगा दिया, कंडीशनल स्टे लगा दिया और उन्होंने ये कहा कि आप PM तो रह सकती हैं लेकिन आप पार्लियामेंट में वोट नहीं डाल सकती। PM रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 24 जून को ये जजमेंट पास किया गया, वेकेशन बेंच ने स्टे लगाया, कंडीशनल स्टे लगाया। उन्होंने ना आओ देखा ना खाओ। PM ने उस समय क्या था गाइस, अब तो आर्टिकल 352 के अंदर कैबिनेट की लिखित में मंजूरी चाहिए होती है ना, उस समय ये नहीं था। उस समय PM ने कहा, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लागू कर दी, वही हुआ। इसके मिसयूज को कट करने के लिए तो हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट से कैबिनेट की मंजूरी डाली कि लिखित रूप में आपको कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होगी तभी ये इमरजेंसी लागू करी जाएगी। सो 25-26 जून 1975 इंटरनल इमरजेंसी, अब तो ये ग्राउंड भी नहीं रहा है कि अगर थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस हो गए तो आप इमरजेंसी लागू कर दिया, अब ये ग्राउंड भी नहीं रहा। ये विवाद था। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। अब इसके बाद एक तो इमरजेंसी लागू करी और अमेंडमेंट पास किया। सबसे पहले स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट करा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को बैक डेट पे जाके अमेंड किया। यहां पे डेफिनेशन चेंज करी गई, व्हेन अ पर्सन बिकम्स अ कैंडिडेट ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन नॉट अर्लियर, यानी कि नॉमिनेशन से ही वो कैंडिडेट बनता है। रिट्रोस्पेक्टिवली गवर्नमेंट का जो असिस्टेंट है, असिस्टेंस इलेक्शन वर्क के लिए जो भी सरकार ने असिस्टेंस दिया है उसको बैक डेट पे जाके वैलिड ठहरा दिया।
कि ये वैलिड है, जो भी सरकारी असिस्टेंस इलेक्शन के काम में होता है वो वैलिड है, उसमें क्या गलत है। आगे आइए, सबसे बड़ा जो विवाद था गाइस, इन्होंने संविधान के अंदर अमेंडमेंट कर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 पास कर दिया। इसको पास करके हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 329A इंसर्ट कर। आर्टिकल 329A जो है वो ये स्टेट करता है, इट स्टेटेड दैट कि इलेक्शन जो पीएम का होगा और अगर स्पीकर का लोकसभा के इलेक्शन हो रहा है तो उसको कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर, और अगर मान के चलिए कभी भी इनके इलेक्शन से रिलेटेड कुछ भी डिक्लेयर किया जाता है तो वो वॉइड हो जाए अपने आप ही। इट इनवैलिडेटेड ऑल पेंडिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कहा जितनी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स पीएम या स्पीकर से रिलेटेड है वो सब इनवैलिड है, और कोर्ट के जितने भी एग्जिस्टिंग डिसीजंस हैं सब इनवैलिड है, और इलेक्शंस जो मेरे हैं पीएम के जो इलेक्शंस हैं वो वैलिड हो जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट का ये आउटकम था कि एक तो आरपी एक्ट के अंदर उन्होंने कहा जो सरकारी असिस्टेंस है वो सही है, और दूसरा संविधान के अंदर अमेंडमेंट करके कहा कि पीएम या स्पीकर के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी मामला पेंडिंग चल रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा। कोर्ट के पास पावर ही नहीं है, पावरलेस है कोर्ट। अब इश्यूज क्या निकल के आए? सबसे पहला इशू ये था कि आर्टिकल 329A का जो क्लॉज 4 था, क्या ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है? क्योंकि एक आध साल पहले ही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया। क्या पार्लियामेंट आरपी एक्ट को अमेंड कर सकती है बैक डेट पे जाके करप्ट प्रैक्टिसेस के डेफिनेशंस को ऑल्टर करने के लिए? इन सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देख के क्या इंदिरा गांधी का इलेक्शन वैलिड था या वॉइड था? ये बड़े मुद्दे थे। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था इसके अंदर ये बाइफरकेटेड था। एक तो सबसे पहले ये समझ लीजिए गाइस कि आर्टिकल 329A का क्लॉज 4 फौरन स्ट्राइक डाउन किया गया क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वॉलेट कर। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है और स्ट्राइपिंग कोर्ट्स ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन की आप इलेक्शन डिस्प्यूट्स को देख ही नहीं सकते, तो ये जुडिशियल रिव्यू को हैम्पर करेगा जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट। साथ ही गाइस रूल ऑफ लॉ, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को अगर आप एक्सक्लूड कर रहे हो कि नॉर्मल लीगल प्रोसेसेस से आप एक्सक्लूडेड हो, जैसे पीएम स्पीकर, आप कोई अलग से थोड़ी ना गिरे हो, आपको तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो ना, तो ये रूल ऑफ लॉ को डिस्ट्रॉय कर सकते। ये चीज निकल के आई। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस गाइस, डेमोक्रेटिक सेटअप जो होता है वो हमेशा याद रखिए कि वो इंडिपेंडेंट होता है। जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म जरूर यूज किए जाते हैं जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, ये डेमोक्रेसी के अंदर होता है। और पार्लियामेंट प्योरली जुडिशियल फंक्शंस जो है वो लेजिस्लेटिव डिग्री विदाउट अप्लाइंग सेटल्ड लीगल नॉर्म्स ये भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को भी वॉयलेट कर सकता है। ठीक है, ये नहीं किया जा सकता है, जैसे आपने बैक डेट पे जाके अमेंडमेंट्स किए। कुछ चीजें गाइस और थी, कोर्ट ने जो बैक डेट पे जाके अमेंडमेंट्स किए आरपी एक्ट के अंदर वो तो अपहेल्ड की। ये कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बना सकती है बैक डेट पे जाके, अनलेस रिस्ट्रेन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस, जैसे आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को हैम्पर ना करे, यानी कि अगर किसी के डिसएडवांटेज हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, किसी की सजा बढ़ाइए मत, घटा जरूर सकते हैं। अप्लाइंग न्यू रेट्रोस्पेक्टिव डेफिनेशंस, यशपाल कपूर्स एक्शंस वर नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज अ करप्ट प्रैक्टिस। तो जो यशपाल कपूर ने उनको हेल्प किया था वो करप्ट प्रैक्टिस के अंदर नहीं कंसिडर किया गया, तो वो तो अपहोल्ड किया गया। फाइनल रिजल्ट ये था कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था वो वैलिड डिक्लेयर किया गया, और जजमेंट जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का है उसको सेटिसाइड जरूर किया गया, लेकिन बहुत सारी चीजें इस केस के अंदर हेल्ड करी गई थी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। जो की ऑब्जर्वेशंस थे, जस्टिस HR खन्ना ने यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस डेमोक्रेसी के बारे में बात करी। ये कहा कि डेमोक्रेसी के अंदर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए वो जरूरी है। के मैथ्यू जी ने यहाँ पे, जस्टिस के मैथ्यू ने यहाँ पे कहा कि रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर पे बात करी। ये कहा कि प्योर जुडिशियल पावर जो है वो पार्लियामेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता है कि किसी इलेक्शन डिस्प्यूट को आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इलेक्शन वैलिड है।
ये नहीं किया जा सकता, मना करती है। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जो बेसिक स्ट्रक्चर कंपोनेंट निकल के आता है। जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ ने यहाँ पे कहा आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, और ये कहा कि क्लॉज 4 जो है वो आर्बिट्री लेजिस्लेटिव पावर को यूज करते हुए आपने यहाँ पे इंसर्ट करा है। जस्टिस एम.एच. बेग ने यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, जस्टिस ए.एन. रे, इन सभी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट योगदान रहा इस जजमेंट के अंदर। तो गाइज ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है क्योंकि पहली बार कह सकते हैं पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को यहाँ पे यूज किया गया और रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सेपरेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेसी, जुडिशियल रिव्यू के ऊपर काफी बात चर्चा हुई गई। और यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है आर्टिकल 368 के अंदर उसको हम जुडिशियल फंक्शंस को यूज करके मतलब जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे कही। ये कहा कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव चेंजेस जो इलेक्शन लॉज के अंदर आप कर रहे हो वो कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है वो ऐसे मत करिए कि बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करें, वॉयलेट करें। तो गाइज इसी के साथ आज का ये जो केस लॉ है हमने एंड किया। आई होप आपको मजा आया होगा इस केस के बारे में जानने के लिए, और इसी तरह के अगर आपको केस लॉज और जानने हैं तो इस सीरीज को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट केस लॉ के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय फ्रॉम माय साइड। बाय बाय गाइस।